स्टूडेंट, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड है उसका यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं और ये बीएससी बीएड जो है उसका यूनिट थर्ड है और पेपर फर्स्ट है और यूनिट थर्ड है। आपका पेपर थर्ड है, यूनिट सेकंड है, ये ध्यान रखना है। टॉपिक लगभग सेम चलेंगे, जो डिफरेंट होगा मैं साथ साथ बता के चलूँगा। तो इसमें बीएड वाले भी देखेंगे और बीएससी वाले भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। आपने सॉलिड्स का क्लासिक, देखिए मैटर का नहीं कर रहा हूं मैं, मैटर का तो आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन उनकी स्टेट है। हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं, उनको उसको देखो संरचना के आधार पर। देखो आप इसको क्रिस्टल संरचना के आधार पर जानते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, वो संरचना के आधार पर है। अब हमें क्लासिफिकेशन बैंड थ्योरी मतलब उनकी कंडक्टेंस के आधार पर है। देखिए ध्यान से, बैंड थ्योरी इसको कैसे क्लासिफाई करती है, किसको, सॉलिड्स को, यानी ये कंडक्टर, इंसुलेटर और जो सेमी कंडक्टर हैं उसको बैंड थ्योरी कैसे बताती है कि बैंड थ्योरी के हिसाब से ये कैसे कैसे होने चाहिए, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको बैंड थ्योरी का कंसेप्ट मैं बता के चलूंगा, क्योंकि अब मैं ऐसे बना दूं मुझे इस तरीके से मजा नहीं आता है। तो मुझे क्या करना है, पहले बैंड थ्योरी को समझाना है। तो पहले बैंड थ्योरी समझें, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, ये नोट नहीं करना है। बैंड थ्योरी देखिए, इसको समझने के लिए पहले एक बात ध्यान रखिए, एक सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूं, यानी किसकी बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड एटम। बैंड सिद्धांत को समझने के से पहले आप आइसोलेटेड एटम यानी कि एक विलगित परमाणु की बात करिए। विलगित का मतलब है कि अभी इसने किसी परमाणु के साथ ना कोई बंध नहीं बनाया, अकेले परमाणु की बात कर रहे हैं, सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने बोहर थ्योरी देखी थी, बोहर सिद्धांत, और ये क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रह सकता है और सबकी एनर्जी फिक्स होती है, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 3s, इस तरीके से 2p आएगा, फिर 3s आएगा, इस तरीके से डिफरेंट लेवल की एनर्जी भी फिक्स है। इसकी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इसकी E4 है। मतलब बोहर थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी एक एनर्जी लेवल की एनर्जी वो एक लाइन होती है। लाइन का मतलब है एक फिक्स वैल्यू होती है, समझिए बात, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस तरीके से फिक्स एनर्जी होगी। लेकिन ये एक सॉलिड के अंदर नहीं चलेगा स्टूडेंट। सॉलिड के अंदर क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर सिंगल एटम नहीं है, वहां पर क्या है, बहुत सारे एटम हैं। तो फिर सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर स्टूडेंट बैंड्स होते हैं, वहाँ एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल आपस में इकट्ठा हो जाना। ध्यान देना, बैंड किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे एनर्जी लेवल आपस में मिलके इकट्ठा हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस बैंड्स को समझते हैं कि ये बैंड कैसे बनते हैं। देखिए कारण क्या है कि मान लीजिए ये एटम था और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए। अब दूसरा एटम है यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, आपको बैंड थ्योरी बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंड है, इसको अगर कोई दूसरा दिखेगा, यानी अगर देखो सीधी सी बात है कि अगर ये इसको कुछ कम दे रहा है और उसके बाद अगर इसको कुछ और चीज दूसरे से भी मिलने लग जाएगी तो इसको लालच क्यों नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ भी भागने लग जाएगा। तो यहां से ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब देखिए इस अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जीज में चेंज आने लग जाएगा। इनकी जो ऊर्जा पहले थी, यानी जो देखिए अब जो ऊर्जा पहले थी 3s लेवल में मान लो इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इनकी जब ये फोर्स लगने लग जाएंगे, यानी ये पास जब एटम आएंगे, जब ये सॉलिड बनेगा
तब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज आने लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कैसे, अब इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं रफली चला रहा हूँ एक बार, तो एक बार समझना है। देखिए मान लो मैं सोडियम का एटम ले लेता हूँ, सोडियम का क्रिस्टल लेना है। सोडियम एटम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, इजीली। अब देखिए पहले तो ले रहा हूँ मैं एटम, एटम में यहाँ पे है 1s, 1s में क्या आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके बाद 2s, फिर यहाँ पे 2p, और यहाँ पे क्या आएगा, 3s आएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो है एटम। अब एटम से बन रहा है क्रिस्टल, सोडियम का एटम से क्रिस्टल बनेगा। अब क्रिस्टल में मान लो एक सिंपल तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि हमने सोडियम का 1 मोल लिया है, 1 मोल में कितने परमाणु आते हैं, 6.02 गुणा 10 की पावर 23 आएंगे, 23 आएंगे। तो ये तो नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो यहां देखिए ये कितने एनर्जी लेवल, आप सुनिए बात ध्यान से, जब एक सॉलिड बन जाएगा, जब एक सॉलिड बन जाएगा तो होगा क्या, हर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना जो मैं बात लिख रहा हूं, ठीक है, ईच एटम इन सॉलिड हैव यूनिक पोजीशन, हैव यूनिक पोजीशन। ठीक है, हेंस ईच इलेक्ट्रॉन हैव यूनिक पोजीशन। मतलब हर एक सॉलिड के अंदर हर एक एटम की एक फिक्स स्थिति होती है, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन की भी एक फिक्स स्थिति होनी चाहिए। ऐसा क्यों है, ध्यान देना स्टूडेंट, फिक्स क्यों है, यूनिक क्यों है। देखिए जब एक सॉलिड बनेगा, अब ये वाला एटम है, अब इसके साइड में इधर हो सकते हैं 10, इधर हो सकते हैं 10, इधर हो सकते हैं 12, और पीछे 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बीच वाला है तो चारों साइड से बराबर हो सकते हैं। अब कोई ऊपर एटम है तो इसके इस साइड में कम हो सकते हैं, इस साइड में ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई इधर वाला एटम है, इसके इस साइड में कम है, इस साइड में ज्यादा हो सकते हैं। तो हर एटम की यूनिक पोजीशन होगी। अगर उनको अट्रैक्ट करने वाले, ध्यान देना, अगर एक एटम को अट्रैक्ट करने वाले एटम डिफरेंट होंगे तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन की, जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले न्यूक्लियस अलग अलग, उनका संख्या अलग अलग हो जाएगी। इधर न्यूक्लियस अलग हो सकते हैं, इधर अलग हो सकते हैं। इस एटम की मैं बात कर रहा हूं, इसके जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इधर वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी संख्या अलग अलग होगी। अगर अलग अलग होगी तो क्या होगा, उनको अट्रैक्शन फोर्स अलग मिलेगा, अलग मिलेगा, इससे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग हो जाएगी। ध्यान देना, सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होने वाली है, पहली बात। अब ये वाली एनर्जी लेवल देखो, जब 10 की पावर 23 एटम आएंगे तो ये 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सोडियम के एक एटम में, वो 3s में आ रहे थे। अब 10 की पावर 23 एटम जब आपस में मिले तो ये सारे लेवल एक साथ आ गए। ये देखिए, ये 10 की पावर 23 लेवल होंगे। अब ये ऐसे क्यों बना वो समझते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन है, मतलब उसको अट्रैक्ट करने वाले न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग है, उनकी नंबर, नाभिकों की संख्या, जो इधर एटम आएंगे उनकी संख्या अलग है। अलग होने से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ अलग हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ अलग, क्योंकि अट्रैक्ट करने वाले अलग अलग हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसकी एनर्जी, जब देखो दो एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आने वाला है। पहले तो वो इस न्यूक्लियस की वजह से घूम रहा था, लेकिन अब 2 की वजह से घूमेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। लेकिन ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, कैसे कि इसकी एनर्जी में जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है 3s का, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये चेंज होगा, देखो मान लो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इसी के आसपास 2.599 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ये लेवल बन जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन 3s वाले थे उनकी एनर्जीज में स्लाइटली चेंज आते जाएंगे,
किसी की बिल्कुल कम होएगी। देखो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज के अंदर होएंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज के अंदर। मतलब अगर मान लो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई लेवल था, 3s की एनर्जी जो पहले था अलग अलग एटम में 2.7 वाला था, ये लास्ट 1.7 तक जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1.7 से लेकर 2.7 के बीच में सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज आ जाएंगी। यानी ये 3s लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज थी वो हमारे पास 10 की पावर 23 लेवल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, जो क्या बना लेंगे, एक बैंड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे 2p वाले भी बनाएंगे, 2p वाले भी बैंड बनाएंगे। लेकिन ध्यान देना, इस बैंड की विड्थ कम होती जाएगी। कारण क्या है, अब 2p वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हैं, तो वो इसके साथ एटम्स के साथ, जो दूर के थोड़े एटम होंगे उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे नहीं, तो इनकी एनर्जीज में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो मतलब ये जो लेवल बनेंगे ये ज़्यादा नहीं बनेंगे, समझ गए। यानी जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन की तो चेंज आएगी एनर्जी, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल चेंज नहीं आएगी, तो ये विड्थ जो है वो इससे कम होगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम इंटरेक्शन करेंगे, इसका मतलब इनकी एनर्जीज में और कम चेंज आएगा। देखो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा मतलब उनके लेवल ज़्यादा वेरी करेंगे, यहाँ से लेकर इस रेंज तक वेरी करेंगे, लेकिन इंटरेक्शन ही कम होगा तो ये वेरिएशन जो होगा उतना कम होगा, ये और कम हो जाएगा, ये करेगा ही नहीं, तो ये लाइन की लाइन रह जाएगी। यानी जो बिल्कुल वननेस इसके पास होगा वो इंटरेक्शन करेगा नहीं, तो फिर सॉलिड्स के अंदर इस लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इस लेवल की एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से सोडियम क्रिस्टल के अंदर एनर्जी के बैंड बन जाते हैं। अब मैं आपको यही बता देता हूं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। जो बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल होता है, देखिए आप ध्यान दें, मेरी बात समझे, इस 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी इसके पास कितना है, 1 है, मतलब कुछ लेवल ऐसे होंगे जो खाली होंगे। ध्यान रखना, ये एनर्जी लेवल 3s था, 3s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 2 आ सकते थे। अगर 2 आ सकते थे इसका मतलब ये 3s भरा नहीं हुआ है, ये पूरा बैंड जो बना है, ध्यान देना, पूरा बैंड जो बना है ये पूरा भरा नहीं हुआ है, आधा भरा हुआ है। अगर आधा भरा हुआ है तो इसको यहाँ बना दीजिए, तो ये 3s का बैंड है जो कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो अब देखिए जो भरा हुआ होता है, अपर मोस्ट लेवल जो भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और इससे जो आगे खाली एनर्जी लेवल होते हैं वो किसका काम करेंगे, कंडक्शन बैंड का। ये संयोजकता बैंड का काम करेगा, चालन बैंड। आपने देखिए ये पढ़ा होगा कि जो 3s लेवल है ये इकट्ठे हुए हैं, तो ये संयोजकता बैंड और इससे ऊपर का जो लेवल यानी 3p जो लेवल आएंगे वो कंडक्शन बैंड का काम करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये खाली है, तो खाली है तो मतलब किसका काम करेगा, ये लेवल जो है वो आगे वाले लेवल खाली हैं, इसका मतलब ये किसका काम करेंगे, कंडक्शन बैंड का, और ये किसका काम करेंगे, वैलेंस बैंड का। अब इसमें तो एनर्जी गैप है नहीं क्योंकि ये कंडक्टर है, लेकिन इंसुलेटर होगा तो इसमें एनर्जी गैप भी होगा। एनर्जी गैप होगा तो उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, इसको संयोजकता बैंड बोलते हैं, इसको चालन बैंड बोलते हैं। इस तरीके से इसके अंदर बैंड बनते हैं। अभी हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो आपको संयोजकता बैंड समझ में आया होगा, चालन बैंड समझ में आएगा। वीडियो को दोबारा सुने फिर आपको अच्छे ढंग से और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब पहला लिखेंगे कंडक्टर। चालक। कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी चालकता के आधार पर कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, मतलब वो आसानी से करंट को फ्लो कर देते हैं। तो जो आसानी से धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, जो पदार्थ, जो मटेरियल, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब बैंड थ्योरी क्या बोलती है, जिस मटेरियल के अंदर
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, यानी चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे पे अति व्यापित होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। तो लिखिएगा दोज मटेरियल विच कैन फ्लो, दोज मटेरियल विच कैन फ्लो करंट, which can flow current easily through them are called conductor. According to band theory, valence band and conduction band are overlapped on each other in conductors. बैंड से पहले लिखिएगा वे पदार्थ जो आसानी से धारा प्रवाहित करते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से धारा प्रवाहित करते हैं चालक कहलाते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के अनुसार चालन बैंड व संयोजकता बैंड, चालकों में चालन बैंड व संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। डायग्राम बनाइए। मैं ऊपर क्या दिखाऊंगा? कंडक्शन बैंड, और नीचे थोड़ा अलग करने के लिए इसको आप क्या करें, इसको ऐसे लाइनिंग में बना दीजिए और इनको ऐसे बना दीजिए। यहां पर इसको ओवरलैप करना है, यहां तक ऐसे। यहां तक पूरा क्या है? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड है, और यहां पे क्या है? पूरा वैलेंस बैंड। ये दूसरे एक दूसरे पर क्या है? ओवरलैप है। वैलेंस बैंड, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा। सोडियम, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अर्जेंटम आएगा Ag, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑल मेटल्स आ जाएंगे। और ग्रेफाइट, ये भी कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर, इसेट्रा। ये सारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। तो ये डायग्राम बनाइएगा, बाकी हम करेंगे। नेक्स्ट आता है बी में इंसुलेटर। कुचालक किसको बोलते हैं? Those material which cannot flow current through them, which cannot flow current through them, वह पदार्थ जो अपने अंदर धारा का प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वह पदार्थ जो अपने अंदर धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, उसे कुचालक कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, according to band theory, energy gap between valence band and conduction band for insulator is approximately equal to 15 electron volt, is approximately equal to 15 electron volt। बैंड सिद्धांत के अनुसार कुचालकों के लिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऊपर क्या बनाएंगे? कंडक्शन बैंड। एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक लिख लीजिएगा, वुड लकड़ी, और पुट्टी, माइका,
इसेट्रा, ये सारे क्या हैं, कुचालक हैं। पहले ऊपर क्या बनाएंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। नीचे बनाएंगे हम वैलेंस बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। इसमें एनर्जी गैप कितना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। अब जल्दी से वो भी लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, दोज मटीरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों व कुचालकों के मध्य होती है, यानी वो कुछ कर भी सकते हैं धारा प्रवाह और नहीं भी करेंगे, कब नहीं करेंगे वो बताऊंगा मैं। तो वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों व कुचालकों के मध्य होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर सेमीकंडक्टर is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालक के लिए संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल तौर पे लिख सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड इसेट्रास, ये सारे क्या हैं, अर्धचालक हैं, ठीक है। चलिए अब ये बनाएंगे, ये थोड़ा गैप कम कर देना डायग्राम के अंदर, ध्यान रखना ये गैप कम करके इसको लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना। तो अर्धचालक के लिए ये डायग्राम बनाएंगे और गैप कम करके क्या लिख देंगे, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अर्धचालक है हमारे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में